Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BEGE 143. The topic name is Understanding Poetry. So basically हम इस टॉपिक का पर्टिकुलरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है राइट वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो अराउंड मेरी आई थिंक इट्स प्रीवियस 2 years के पेपर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो इफ़ योर एग्ज़ाम बिटवीन जून 26 और दिसंबर 26, so this video is going to be the one of the most important video for your exam. And yes guys, uh, if you are new on this channel, then you can subscribe this channel, right? Also press the bell icon for getting more updates of IGNO. Also, if you have any kind of doubt, then you can simply ask it here. The Insta ID is primary frame 1. So if you have any kind of doubt regarding this note, subject, question, so you can ask here it clearly, right? Or if you want to ask me clearly, so my channel name is let me clear you, that is uh, @ AMARKUMAR official, then official 7. That is my channel name, so you can clearly search it on YouTube. You also स्क्रीन पे आपके पास जो है ना फ़ोटो आ गया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल गया होगा मेरे चैनल का. अब वहाँ से भी डायरेक्ट अगर आपको और इग्नो से रिलेटेड वीडियोस चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगा. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप वहाँ से ले सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपके फ़ोटो आ रहा होगा. सो यस गाइस, अब चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जून एग्ज़ाम 2024 का पेपर with a very clear note. So yes guys, चलिए शुरू करते हैं. Write short notes in about 100 words each on the following. So हमें short note लिखना है within 100 words. सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछेगा बोलेगा कि शॉर्ट नोट लिखना है 100 वर्ड्स ईच ऑन द पर्टिकुलर फॉलोइंग. सो आपको टॉपिक दे दिया होगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, राइट? सो यस. सो फर्स्ट पार्ट, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री. दैट मीन्स आपको जो है ना बताना है कि जो डिस्टिंक्टिव फीचर है ऑफ द रोमांटिक पोइट्री, जो रोमांटिक पोइट्री रहता है उसके फीचर्स आपको बताना है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. रोमांटिक पोइट्री फ्लोरिशिंग इन द लेट 18th and early 19th century emphasizes emotion, imagination, and individual experience over reason. Nature is central, often depicted as a source of spiritual insight and personal inspiration. Okay. Romantic poets celebrated the common man, rural life, and folk traditions while rebelling against industrialization and conventions. यानी कि रोमांटिक पोइट्री का मतलब जो है ना, सिर्फ इसमें लव पोइट्री नहीं होता. प्लीज़ इस बात को नोट करना, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट अ लव. रोमांटिक पोइट्री सिर्फ लव पोइट्री नहीं होता. रोमांटिक पोइट्री जो है एक ऐसा पोइट्री है रोमांटिक पोइट्री एक ऐसा पोइट्री है जो एक ऐसी पोइट्री मूवमेंट थी जो 18th सेंचुरी के एंड से और 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से शुरू हुआ था. इन द लेट 18th एंड द अर्ली 19th सेंचुरी शुरू हुआ था. इस मूवमेंट में पोइट्स ने जो है ना लॉजिक से ज़्यादा फीलिंग्स और इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दिया था. एम्फसाइजेस इमोशन, इमेजिनेशन. सो इसमें जो है फीलिंग्स और इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस दिया गया था. सो पहले के जो पोएट जो है ना हर चीज़ को रूल्स के हिसाब से लिखते थे. हर चीज़ में रूल, सब कुछ ये सब लिखा करते थे, राइट? बट लेकिन रोमांटिक पोइट्स ने ये कहा कि इंसान की जो ना इमोशंस और इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
राइट। सो रोमांटिक पोएट्स को जो है ना नेचर बहुत पसंद थी। रोमांटिक पोएट्स सेलिब्रेटेड द कॉमन मैन रूरल लाइफ फोक ट्रेडिशंस वाइल रिबेलिंग अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशलाइज्म कन्वेंशंस। उन्हें नेचर बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके लिए नेचर सिर्फ पेड़ पौधे या पहाड़ नहीं था, बल्कि एक टीचर और इंस्पिरेशन का सोर्स था। उनका मानना था कि नेचर के पास जो है ना रह कर भी इंसान अपने आप को बेटर समझ सकता है। सो themes of love, beauty, heroism, and the sublime dominate, often exploring intense personal feelings. Key stylist features include vivid imagery, lyricism, symbolism, and introspective reflection. Poets like William Wordsworth and John Keats exemplify this blend of passion, imagination, and idealism. So, इसका मतलब ये है कि इस पोइट्री में जो है ना लव, ब्यूटी, फ्रीडम, हीरोइज्म और ह्यूमन इमोशंस को जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। रोमांटिक पोएट जो है ना सिंपल लोगों, गाँवों जो विलेजेस होते हैं और कॉमन लाइफ को भी बहुत ही अपनी पोएम्स का पार्ट बनाते हैं। सो बेसिकली इनके इनकी लैंग्वेज भी जो है सिंपल और इमोशनल होती थी, ताकि हर इंसान जो है उससे ईज़िली समझ सके। सो एग्ज़ाम्पल में जैसे हमें बताया गया है, लाइक दैट मीन्स एग्ज़ाम्पल, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और जॉन कीट्स जो थे वो रोमांटिक पोएट्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। सो यस गाइस, अगर मैं आपको इसका कंक्लूज़न बताऊं, सो रोमांटिक पोइट्री की जो है ना सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर और इंडिविजुअलिटी, इन चारों चीज़ों को जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हमें लिखना है डिबेट्स अराउंड दलित फेमिनिज्म। सो डिबेट्स अराउंड दलित फेमिनिज्म, तो चलिए पढ़ते हैं। दलित फेमिनिज्म एड्रेसेस द इंटरसेक्शन of caste and gender oppression in India. It critiques mainstream feminism for overlooking caste based discrimination and highlights unique struggles faced by Dalit women, including social exclusion, labor exploitation, and sexual violence. Scholars debate whether Dalit feminism should prioritize caste identity or gender equality and how it can be reconciled with broader feminist movements. यानी समझो इस बात को ध्यान से कि जो दलित फेमिनिज्म जो है ना एक ऐसा मूवमेंट है जो दलित वुमेन की जो है ना प्रॉब्लम्स को सामने लाता है। जो भी दलित मतलब क्या होता है, जो जो छोटी कास्ट का होता है, राइट। दलित वुमेन इंक्लूडिंग सोशल एक्सक्लूजन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल वायलेंस। ओके, सो जो नॉर्मल फेमिनिज्म वुमेन के जो है ना राइट्स की बात करता है, लेकिन दलित फेमिनिज्म कहता है कि दलित वुमेन को जो है ना सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं बल्कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि दलित वुमेन को जो है ना दो तरीके से प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले तो एक वुमेन होने की वजह से, और दूसरी प्रॉब्लम होती थी वो दलित कास्ट से बिलोंग करने की वजह से। ये सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम होती थी, राइट। सो इसी वजह से जो है जो दलित फेमिनिज्म का जो है ना मानना है कि सभी वुमेन की प्रॉब्लम्स सेम नहीं होती। Literary expressions, autobiographies, and activism
have been key in voicing Dalit women's experiences. Figures like Bama have emphasized reclaiming dignity and challenging entrenched hierarchies, making Dalit feminism both a social and literary discourse. So, इसका मतलब ये है कि इस मूवमेंट में जो है ना, सोशल एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस और इनइक्वालिटी जैसे इशूज डिस्कस किए जाते हैं. सो दलित वुमेन अपनी कहानियों, ऑटोबायोग्राफीज और लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी को अपनी स्ट्रगल बताती है. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि figures like Bama have emphasized reclaiming dignity and challenging entrenched hierarchies, making Dalit feminism both a social and literary discourse. So बामा जैसे राइटर्स ने जो है ना, दलित वुमेन की लाइफ को अपनी बुक्स में बहुत अच्छे से दिखाया गया है. सो एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि दलित फेमिनिज्म का जो है ना, मेन एम है दलित वुमेन को इक्वालिटी, बोले तो रिस्पेक्ट और जस्टिस दिलाना. राइट. सो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे. सो बेसिकली गाइज मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज यू शुड नो हाउ टू राइट अ आंसर. राइट. सो ये हमें पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया होगा. जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, पर क्या पता आ भी सकता है, पर मोस्ट ऑफ द चांस है क्योंकि ये पिछले टर्म में पूछा गया है तो ये नहीं आएगा. सो कुछ नए टॉपिक पे आ सकता है. सो बस मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लिख पाओ किस तरीके से आंसर लिखते हैं. राइट. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडर्नाइजेशन एंड पोइट्री. नाउ modernist poetry emerged in the early 20th century, responding to the dislocations of industrializations, World War One, and cultural change. It broke away from traditional forms, favoring free words, fragmented structures, and complex symbolism. Modernist poets experimented with perspective, allusion, and multiple voice, reflecting alienation, uncertainty, and psychological depth. मतलब मॉडर्निज्म जो है ना, एक नई पोइट्री मूवमेंट थी जो कि ट्वेंटियथ सेंचुरी के बिगिनिंग में शुरू हुई है. तो उस टाइम में जो है दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वार जैसे बहुत बड़े चेंजेस आए थे. सो इसी वजह से पोएट ने जो है पुराने राइटिंग स्टाइल को छोड़कर कुछ नया लिखना शुरू किया. राइट. सो मॉडर्न पोइट्स को लगता था कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, इसलिए पोइट्री भी सिंपल रूल्स फॉलो नहीं करेगी. तो themes often included urban life, existential anxiety, and critique of societal norms. So, figures like T.S. Eliot and Ezra Pound exemplify the movement, emphasizing intellectual rigor, elusive density, and the reinvention of poetic language. So, बेसिकली इस मूवमेंट में जो है ना, फ्री वर्ड्स, जो नए सिंबल्स और डिफ़िकल्ट आइडियाज़ का यूज़ किया गया था. सो मॉडर्न पोइट्री में जो लोनलीनेस, कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, सिटी लाइफ और ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे जो है ना टॉपिक्स हमें बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं. सो जैसे कि एक से एग्जांपल में बताया गया है, जैसे टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड जो है ना मॉडर्न पोइट्री के फेमस पोइट्स हैं. सो अब जो है ना इस मॉडर्न पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, इन सब के एग्जांपल दिए गए हैं कि ये इस टाइम के जो है फेमस पोइट्री हुआ करते थे. सो अब नाम आप याद कर सकते हो जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सको, एंड दैट वुड बी वेरी गुड पॉइंट और आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं. नाउ कंक्लूज़न की तरफ बढ़ूँ तो मॉडर्न पोइट्री का जो है ना मेन पर्पस था बदलती हुई दुनिया को नए स्टाइल और नए आइडियाज़ के साथ दिखाना. दैट्स इट. नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट सी में. पोइट्री इन द ऑगस्टन एज.
ऑल राइट। सो पोइट्री इन द ऑगस्टन एज, इसके बारे में बताना है। सो ऑगस्टन एज जो है अर्ली 18th सेंचुरी in England is marked by wit, balance, and adherence to classical forms. Poetry emphasized reason, harmony, and social satire, often critiquing politics and manners. Poets valued elegance, clarity, and universal themes, favoring heroic couplets and structured verse. Moral instruction and public commentary were central, reflecting the era's emphasis on order and rationality. Figures like Alexander Pope and Jonathan Swift exemplify this blend of literary artistry and social critique, combining humor, irony, and polished style to engage readers intellectually and morally. So, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? बेसिकली जो है ना, ऑगस्टन एज जो 18th सेंचुरी का जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पीरियड था। बेसिकली इस टाइम के जो पोएट्स जो थे, इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस देते थे, राइट। और ये लोग जो है पोइट्री में जो है ना बैलेंस, क्लैरिटी और प्रॉपर रूल्स फॉलो करते थे। दे फॉलो से बैलेंस, क्लैरिटी एंड द प्रॉपर रूल्स। एंड अगर मैं आपको और बताऊं इसके बारे में, सो इनकी पोएम्स का जो है ना मेन पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, राइट। इनकी पोएम्स का मेन पर्पस केवल एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि सोसाइटी को जो है ना एजुकेट करना भी था। सो ये पॉलिटिक्स, सोसाइटी और लोगों की बुरी आदतों पर जो है ना सटायर के थ्रू कमेंट करते थे। सो ऑगस्टन जो है पोइट्स हीरोइज्म से ज़्यादा रीज़न और मोरालिटी पर फोकस करते थे। सो एग्जांपल के लिए आप इसमें लिख सकते हो जो अलेक्जेंडर पोपे था और जोनाथन स्विफ्ट इस पीरियड के जो है फेमस पोएट्स हैं। सो ऑगस्टन पोइट्री की सबसे बड़ी खासियत है लॉजिक, डिसिप्लिन, सटायर और मॉरल टीचिंग। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Explain with reference to context any three of the following extracts in about 200 words। यानी हमें पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा, उसे हमें एक्सप्लेन करना है विद द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, कोई सा भी तीन विद इन अबाउट द 200 वर्ड्स। सो सबसे पहले वाले में पढ़ते हैं। वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग शी वॉज सेइंग just now only I will do it, just now only I will do it। That is showing good spirit, I'm always appreciating the good spirit। So अब इसके ऊपर जो है हमें कंटेक्स्ट लिखना है। So this extract highlight the speaker's appreciation of responsibility and diligence। So इस लाइन में जो है ना स्पीकर जो है एक लड़की या औरत की तारीफ कर रहा है, राइट। The phrase just now only I will do it reflects a proactive attitude, showing the person's uh, readiness to act without delay। यानी जब भी उसे कोई काम दिया जाता था वो कहती थी जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। इसका मतलब है कि वो काम को जो है ना टालना नहीं चाहती थी, बल्कि तुरंत करने के लिए रेडी रहती थी। So, the term good spirit emphasizes moral and ethical virtue, promptness, willingness and conciseness। So, ये जो है यहाँ जो है ना गुड स्पिरिट का मतलब जो है ना बहुत गुड स्पिरिट का मतलब जो है ना यहाँ पे भूत या घोस्ट नहीं है, राइट। यहाँ इसका मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, मेहनत करने की इच्छा और रिस्पॉन्सिबल नेचर। Contextually, such lines often appear in narratives that stress character building, personal integrity, and encouragement. The speaker's repeated acknowledgement, I'm always appreciating reinforcements and reinforcement,
reinforces the importance of recognizing and valuing positive behavior. It conveys both admiration and a subtle lesson. Virtuous actions, even small ones, deserve attention and praise. The tone is approving, instructive, and reflective, underscoring the moral qualities like diligence and promptness shape an individual's character and earn recognition. So, what's the meaning of this? स्पीकर जो है ना बार बार कहता है आई एम ऑलवेज अप्रिसिएटिंग द गुड स्पिरिट, यानी कि वो उस इंसान की अच्छी आदत और हार्ड वर्किंग नेचर की तारीफ करता है. सो इस लाइन का मैसेज ये है कि हमें हर काम को ऑनेस्टली और बिना डिले किया, और हमें जो है बिना डिले किया करना चाहिए, बिना कोई ही लेट होने की वजह से, राइट. ऐसे लोग जो है ना सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाते हैं और सबके फेवरेट होते हैं. ऑलराइट. सो यानी ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस सिखाता है, राइट. नाउ लेट्स गोइंग टू द सेकंड पॉइंट. व्हाट्स आस्किंग, लेट्स रीड. And my memory will be a little out of focus. In it, a giant negative, black and white, is still undeveloped. So, what's the meaning of this? Let's discuss. This line uses photographic imagery to describe the imperfection of memory. इस लाइन में जो है ना पोएट अपनी मेमोरी, बोले तो यादों के बारे में बात कर रहा है. Comparing memory to a giant negative still undeveloped suggests it is incomplete. यानी पोएट कहता है कि उसकी यादें जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं है, अनडेवलप्ड. इट इज़ इनकम्प्लीट, हैज़ी एंड नॉट फुली रियलाइज्ड. ये जो है ना पूरी डेवलप होने से पहले ही जो है ना ये धुंधली और अनक्लियर होती है. वैसे ही इंसान की यादें भी कभी पूरी तरह क्लियर नहीं होती है, लाइक अ फोटोग्राफिक नेगेटिव that holds potential but lacks clarity, and the speaker's recollections are fragmented and undersolved. Contextually, such imagery appears in modernist or reflective poetry, emphasizing subjectivity, nostalgia, and the difficulty of precise recollection. The tone is introspective and contemplative, acknowledging the unreliability of memory while hinting at latent meaning or emotional significance. The extract explores the interplay between memory, perception, and imagination, suggesting that even imperfect recollections carry value and can yield insight when reflected upon. It captures the human experiences of remembering as both incomplete and meaningful. So, यानी जो है ना ये लाइन बेसिकली अगर मैं आपको एट द एंड उसका बताऊं कि हो क्या रहा है, सो ये लाइन हमें बताता है कि जो मेमोरी जो है ना परफेक्ट नहीं होती है. यानी मेमोरी हमेशा की तरह जो है ना नॉट ऑलवेज इट इज़ परफेक्ट. ये हर इंसान जो है ना अपनी लाइफ की चीज़ों को जो है ना अलग अलग तरीके से याद रखता है. सो इन द कंक्लूजन इफ़ आई वांट टू से, सो आई कैन टेल यू दैट इस एक्सट्रैक्ट का मेन आइडिया है कि ह्यूमन मेमोरी इम्परफेक्ट होती है और हर याद जो है टाइम के साथ थोड़ी धुंधली हो जाती है. दैट्स इट. यानी जो भी याद है समय के साथ साथ वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी थोड़ी धुंधली हो जाती है, पूरी तरीके से याद नहीं होती है. नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट. My mistress bent that brow of hers. My mistress bent that brow of hers. Those deep dark eyes were pride dimmers when pity would be softening through fired me a breathing while or two. Now, what's the meaning of this? Let's discuss. So, first, let's read the answer. The extract describes the intense emotional effect of the speaker's mistress on him. यानी इस लाइन में जो ना पोएट अपनी मिस्ट्रेस बोले तो द वन हु इज़ लव्ड वन, राइट, कि ब्यूटी और इमोशंस का जो है ना डिस्क्रिप्शन दे रहा है. द फ्रेज पेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स एंड
dark eyes where pride dimmers, highlights her pride and complexity of emotion, suggesting that her expressions are both formidable and captivating. The contrast between pride and pity emphasizes her emotional depth, which briefly stirs or fires the speaker, revealing a moment of passionate admiration. Contextually, this appears in love poetry that explores romantic attraction and psychological subtlety, where the speaker is fascinated by the combination of beauty, pride, and gentle emotion. The tone is intimate, reflective, and passionately observant, capturing the transient intensity of human feelings. The extract illustrates the poet's skill in portraying emotion through subtle gesture, emphasizing that love often intertwines admiration, desire, and respect. Okay, so यानी जो है ना, इस पूरे पैराग्राफ में पोइट्स कहता है कि उसकी बिलव्ड की जो है ना आंखें बहुत ही गहरी और खूबसूरत है। उन आंखों में प्राइड बोले तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, और सॉफ्टनेस भी। सॉफ्टनेस बोले तो काइंडनेस। यानी उसका नेचर जो है ना सिंपल नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और प्यार भी है। पोएट जो है उसकी आंखों और चेहरे के एक्सप्रेशन से बहुत इम्प्रेस होता है। इसी वजह से उसके दिल में उसके लिए एडमायरेशन और अट्रैक्शन पैदा होता है। सो ये लाइन हमें बताता है कि असली ब्यूटी सिर्फ फेस में नहीं होती, बल्कि इंसान की पर्सनैलिटी और इमोशंस में भी होती है। ओके, subtle gestures emphasizing that the love often intertwines admiration, desire, and respect. Now, कंक्लूजन आपको मैं बताऊं तो ये जो है ना एक्सट्रैक्ट लव, ब्यूटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमन इमोशंस को जो है ना बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस करता है। नाउ लेट्स गो इनटू पार्ट 4। हरी अप, any minute Trey will be bringing it from the hospital. A white model of our Livisa, a curiosity. So let's discuss. This extract conveys anticipation and tension through the speaker's urgent command hurry up. मतलब जो है ना इस एक्सट्रैक्ट में जो है ना स्पीकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस है। हरी अप, द वाइट मॉडल ऑफ आर लिप्स metaphorically represents a miniature or symbolic representation of reality, suggesting fragility, order, and human attempts to understand or control life. So वो कहता है हरी अप, यानी जल्दी करो क्योंकि हॉस्पिटल से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ या खबर आने वाली है। The reference to hospital implies creation or observation of life, possibly hinting at medical or experimental intervention, emphasizing the intersection of science and human existence. The term curiosity underscores both fascination and uncertainty, reflecting a modernist concern with fragmented perception and the strangeness of human experience. Contextually, such lines appear in modern or postmodern narratives that explores human desire to examine, manipulate, or understand life in abstract ways. The tone is urgent, reflective, and slightly ironic, highlighting the complex interplay between anticipation, human curiosity, and the fragility of life. यानी जो है ना यहाँ वाइट मॉडल ऑफ आर लिव्स एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल का मेंशन जो है ना लाइफ, बर्थ, इलनेस या साइंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। सो पोएट ये दिखाना चाहता है कि इंसान जो है ना हमेशा फ्यूचर को लेकर क्यूरियस और एंजियस रहता है। सो इस एक्सट्रैक्ट को जो है ना एटमॉस्फेयर, एक्साइटमेंट, टेंशन और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। तो एट द एंड अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं इसका, सो इस एक्सट्रैक्ट का जो है ना मेन मैसेज यही है कि ह्यूमन लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी होती है और इंसान हमेशा फ्यूचर के बारे में क्यूरियस रहता है।
Now, question number थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स ईच। यानी आपको अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक कैसे होता है और उसका आंसर कैसे आपको देना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से कराऊंगा और रीड ना करके डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट। सो आप रीड कर सकते हैं वहाँ से। सो सबसे पहला ऑप्शन है अपना, सो फर्स्ट वन, डिस्कस कॉलेरिज एज ए पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म, राइट। सो यानी कि आज जो है ना, आज हम बात करेंगे सैमुअल टेलर कॉलेरिज की और समझेंगे कि उन्हें रोमांटिक पोएट क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ये समझ लो कि रोमांटिसिज्म जो है ना एक लिटरेरी मूवमेंट था जिसमें पोएट ने फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशंस और नेचर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। सो रोमांटिक पोएट्स का मानना था कि इंसान जो है ना सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल और इमेजिनेशन से भी दुनिया को समझता है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में समझा था। सो कॉलेरिज इसी मूवमेंट के जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पोएट थे। उनकी पोएम्स में इमेजिनेशन की पावर सबसे ज़्यादा दिखाई देती थी। वो अपनी पोइट्री में जो है ना ऐसी दुनिया क्रिएट कर देते जो रियल भी लगती थी और मैजिकल भी। सो उनकी फेमस पोएम कौन सी हुआ करती थी उनकी फेमस पोएम द राइम ऑफ द एंसाइंट मैरिनर। इसमें मेन एक जो सेलर की जो है ना कहानी है। सो सो द राइम ऑफ द एंसाइंट मैरिनर। सो बेसिकली इसमें जो है ना एक सेलर की एक कहानी दी हुई है। सेलर SAILOR वाला, राइट। सो इनकी कहानी दी गई है। सो इस पोयम में जो है सुपर नेचुरल पावर्स, पनिशमेंट और रिडेम्पशन दिखाया गया है। इससे हमें मॉरल लेसन्स भी मिलता है कि हमें नेचर और सभी लिविंग क्रिएचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरी फेमस पोयम जो है कुबला खान, इमेजिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस पोयम में जो है कॉलेरिज एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहाँ ब्यूटीफुली पैलेस, रिवर्स और फॉरेस्ट का जो है ना मैजिकल डिस्क्रिप्शन मिलता है। इससे पता चलता है कि उनकी इमेजिनेशन कितनी पावरफुल है। सो कॉलेरिज जो है नेचर को सिर्फ ब्यूटीफुल सिनेरी नहीं मानते थे। उनके लिए नेचर एक स्पिरिचुअल टीचर थी जो इंसान को लाइफ का सच समझाती है। उनकी पोइट्री में फ़िलॉसफी भी मिलती है। वो लाइफ, गॉड और ह्यूमन माइंड के बारे में भी सोचते हैं। इसी वजह से उनकी पोएम सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी हुआ करती थी। सो लैंग्वेज की बात करें तो कॉलेरिज की जो है ना लैंग्वेज म्यूजिकल और इमोशनल है। उनकी पोएम्स पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी मैजिकल वर्ल्ड में जो है ना चले गए हैं। सो यस, अब बढ़ते हैं पार्ट 2 में। डिस्क्राइब द मिथ यूज्ड इन द पोएम द एंसाइंट रॉक्स ऑफ द चेहरा। सो जो पोएम था द एंसाइंट रॉक्स ऑफ द चेहरा, उसमें क्या क्या मिथ्स यूज़ किए गए हैं पोएम में। सो अगर मैं आपको इसका बताऊं, इस पोएम में जो है ना बेसिकली जो भी मिथ्स यूज़ किए गए हैं, इस पोयम में पोएट जो है ना छेरा की जो है ना पुरानी रॉक्स को सिर्फ पत्थर नहीं मानता, वो उन्हें हिस्ट्री और कल्चर का सिंबल मानता है। पोएट ने यहाँ जो है ना मिथ बोले तो लोक कथा या पुरानी कहानी का यूज़ किया है ताकि रॉक्स को जो है ना एक स्पेशल मीनिंग दिया जा सके। सो पोयम के हिसाब से ये रॉक्स जो है ना बहुत ही पुरानी है और इन्होंने कई जनरेशन को देखा है, इसलिए ये हिस्ट्री और मेमोरी का जो है ना सिंबल बन जाती है। सो गाइज, अगर मैं आपको बताऊं, जो पोएट जो है ना लोकल फोकलोरे और ट्रेडिशंस का जो है ना यूज़ करता है, वो बताता है कि ये रॉक सिर्फ नेचर का पार्ट नहीं है बल्कि एंसेस्टर्स की स्टोरीज़ और कल्चर को भी अपने अंदर संभाले हुए हैं। सो मिथ्स का यूज़ जो है करने से पोयम और भी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन जाता है। सो रीडर को लगता है कि नेचर के अंदर भी
हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है। सो ये पोयम हमें सिखाती है कि हमें अपनी कल्चर, हेरिटेज और नेचर दोनों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। बोल रहा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोयम द कलर ऑफ ट्रूथ। सो द कलर ऑफ ट्रूथ जो अपना जो पोयम जो था उसका हमें सिग्निफिकेंस बताना है ऑफ द टाइटल। सो द कलर ऑफ ट्रूथ बहुत ही ज़्यादा सिम्बॉलिक है इसका टाइटल। क्यों, समझो। नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो ट्रूथ बोले तो सिर्फ जो है ना, ट्रुथ सिर्फ एक ही होता है, लेकिन पोएट कहता है कि ट्रुथ हर इंसान को अलग तरीके से दिख सकता है। जैसे एक कलर अलग अलग लाइट में अलग अलग दिखता है, वैसे ही ट्रुथ भी जो है सिचुएशन और इंसान की सोच के हिसाब से बदल सकता है। पोएट बताता है कि ट्रुथ जो है ना सिर्फ फैक्ट्स का नाम नहीं है, उसमें इमोशंस, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग भी शामिल होती है। इस टाइटल के थ्रू पोएट जो है रीडर्स को एनकरेज करता है कि किसी भी चीज़ को सिर्फ ऊपर से देखकर जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। नाउ फोर्थ, डू यू एग्री दैट यूनाइस de D'Souza poems are personal and yet socio-political in nature? क्या जो क्या आप एग्री हो जो यूनाइस de D'Souza जो पोएम्स था वो पर्सनल और येट पॉलिटिकल इन नेचर था? सो आपको रीज़न के साथ आंसर देना है। आपको आंसर में क्या लिखना है? यस, आई एग्री। सो यस, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, राइट। सो यूनाइस de D'Souza अपनी पोएम्स में जो है ना अपनी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को लिखती है। उनकी पोएम्स जो है ना पढ़कर जो है ना लगता है कि वो अपनी लाइफ की बात कर रही है। लेकिन सिर्फ पर्सनल बातें ही नहीं होती, उनकी पोएम्स जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है। उन्होंने स्पेशली जो है वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स, जेंडर इनइक्वालिटी, पेट्रियार्की और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पर जो है ना बहुत स्ट्रांगली लिखा है। उनकी जो फेमस पोएम जो है एडवाइस टू वुमेन में भी वुमेन की सिचुएशन और सोसाइटी की सोच को दिखाया गया है। उनकी लैंग्वेज सिंपल होती है, लेकिन उनके वर्ड्स के अंदर जो है ना डीप सोशल मैसेज छुपा होता है। इसी वजह से उनकी पोएम्स जो है पर्सनल भी लगती है और सोशल इश्यूज पर भी फोकस करती है। नाउ इसी के साथ डिस्कस लैंगस्टन हगेस एज एन अफ्रीकन अमेरिकन पोएट। अब यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि इतना मैंने आपको बता दिया। आप ये आराम से समझ सकते हैं और वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अब डिस्कस करते हैं दिसंबर एग्ज़ाम 2024 का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। हमें शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। यस गाइज, अभी जैसे हमने जून एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस किया, जून 2024 का एग्ज़ाम पेपर हमने डिस्कस किया। इन सब का जो भी टॉपिक है वो मैंने आपको डिटेल वाइज में बताया, राइट, कि कैसे करना है, इसको आंसर कैसे लिखना है प्रॉपर डिटेल में। अब मैं इन सबको जो है थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपको आंसर लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको दे दिया जाएगा मैजिक एंड मिस्ट्री इन कुबला खान। उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बेसिकली जो है ना ये पोएम किसका था? कॉलेरिज का था। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि जो कुबला खान पोएम के बारे में जो है ना इस क्वेश्चन में बताया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो है ना आपको ये बताना है कि कॉलेरिज ने जो है पोएम में मैजिक और मिस्ट्री का यूज़ कैसे सीखा। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि कुबला खान जो है ना एक नॉर्मल पोएम नहीं है। ये पोएम जो है कॉलेरिज ने एक ड्रीम यानी सपने के बेसिस पर लिखी थी। इसी वजह से पूरी पोएम में हमें एक मैजिकल और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। पोएम पोएम की शुरुआत में कुबला खान एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रैंड पैलेस बनवाता है जिसका नाम प्लेजर डोमे है। पोएट इस पैलेस का डिस्क्रिप्शन इतना खूबसूरत देता है कि लगता है कि जैसे हम किसी फेरी टेल या जादुई दुनिया में आ गए हैं। इस पर अब इसमें ये है कि इसमें मिस्ट्री कहाँ आती है। पोएम में एक डीप केव, डार्क फॉरेस्ट और होली रिवर एल्फ और
बॉटमलेस caverns का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो ये सब जो है ऐसी जगह हैं जो रियल वर्ल्ड से अलग और रहस्यमयी लगती है। सो रीडर के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि इन जगहों के अंदर क्या होगा। सो पोयम में एक जगह अर्थ अचानक फटने लगती है और वहाँ से बहुत ही ज़ोर से जो है ना पानी निकलता है। ये सीन बिल्कुल सुपर नेचुरल लगता है। इसी वजह से पोयम में जो है ना मैजिक और मिस्ट्री और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो पोएट जो है एक एब्सिनियन मेड को भी जिक्र करता है कि जो डल्सिमर बजाते हुए गाना गा रही होती है। सो ये कैरेक्टर भी जो है ना ड्रीम वर्ल्ड का कोई हिस्सा लगता है। इससे पोयम और भी जो है ना इमेजिनेटिव बन जाती है। सो पोइट्रीज इमेजिनेशन को जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके लिए पोइट्री सिर्फ रियलिटी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया क्रिएट करने के लिए है जहाँ रीडर अपनी इमेजिनेशन से ट्रैवल कर सके। नाउ सेकंड पार्ट है thematic significance of contrasting expression. May Ach March and Paradise in Bloom as Ghost in a Boundless Moment. So ये आप रीड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन परचेज इज डायरेक्टली फ्रॉम देयर विद अ वेरी नॉमिनल प्राइस। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आप बता सकते हो कि मई और मार्च को इसमें समझते हैं। मई का मंथ जो है जनरली जो है खुशी, नई जीवन और फूलों के खिलने का, होप का, पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है। जब हम मई का नाम सुनते हैं तो हमें नेचर की ब्यूटी और फ्रेशनेस याद आती है। और अगर मार्च के बारे में अगर बात करें तो मार्च जो है ट्रांजिशन का मंथ होता है। इसमें वेदर बदलता है और नेचर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है। इसलिए पोएट ने मार्च का जो है ना चेंज, अनसर्टेनिटी और लाइफ के स्ट्रगल्स का जो है ना सिंबल बनाया गया है। सो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नाउ आयरनी इन गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस। सो सबसे पहले आप रीड कर लो। सो इसमें आयरनी का जो मतलब होता है कि ऐसी बात कहना जिसका असली मीनिंग कुछ और हो या जहाँ रियलिटी और वर्ड्स में डिफरेंस हो। सो इस पोयम में आयरनी बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। सो पोयम में एक फेयरवेल पार्टी चल रही है इसमें एज़ पर द पोयम, जहाँ सब लोग जो है ना मिस पुष्पा की जो है ना तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बिल्कुल इंडियन स्टाइल है, जिससे जिसे हम इंडियन इंग्लिश कहते हैं। सो स्पीकर जो है ना बार बार ग्रामर की मिस्टेक्स करता है, जैसे सी इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज अप्रिसिएटिंग एट्सेट्रा। सो ये मिस्टेक जो है ना जानबूझकर लिखी गई है। पोएट किसी एक इंसान का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि उस समय के एजुकेटेड इंडियन सोसाइटी की इंग्लिश बोलने की स्टाइल को होमोरस तरीके से दिखाते हैं। सो आयरनी ये भी है कि स्पीकर को लगता है कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और बहुत इम्प्रेसिव स्पीच दे रहा है, लेकिन रीडर को उसकी इंग्लिश जो है फ़नी लगती है। सो मिस पुष्पा पूरी पोयम में जो है ना कुछ बोलती ही नहीं, सिर्फ दूसरे लोग उसके बारे में बोलते रहते हैं। इससे भी एक आयरनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि क्योंकि जिसके लिए पार्टी है उसकी आवाज़ ही सुनने को नहीं मिलती। सो पोयम का पर्पस किसी का इंसल्ट करना नहीं है, बल्कि पोएट हमें बताना चाहता है कि लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान की ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी और इमोशंस होते हैं। सो यस, नाउ मराठी दलित पोइट्री। सो ये आप रीड कर सकते हैं। इसमें हम जो मराठी दलित पोइट्री है उसके बारे में आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन उसी के बारे में बताया गया है, जैसे समाज में इक्वालिटी, जस्टिस और रिस्पेक्ट की डिमांड करना। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बात हो रही है, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात हुई है। सो BR अम्बेडकर का क्या था, उनको जो है ना अनटचेबल का टैग दे दिया गया था, यानी उनके वो उस जाति के थे, अगर उनको कोई छू देगा ना और बड़ी जात का लोग, तो वो बोले तो वो हो जाते थे, अ, वो अशुद्ध हो जाएंगे, तो उन्हें दोबारा शुद्धिकरण करना पड़ता था। सो ये सब था, ये सब आप लिख सकते हो। सो आप रीड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी अब आपको ये सब एक्सप्लेन करना है। कॉल अस वट यू विल, वी आर मेड बाय सच, कॉल हर वन, me another fly, we are tapers too, and at our own cost die, and we in us find the eagle and the dove. So ये पहले आप रीड कर लो। सो बेसिकली गाइस इसमें एक पर्टिकुलर मिस्टेक है, लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट। सो
कॉल अस वट यू विल। सो ये जो भी कुछ लिखा है ना, इसमें ये लाइन्स हमें डुअलिटी और प्रकृति की दार्शनिक, जो बेसिकली जिन्होंने ये नोट्स बनाया है उनकी तरफ से मिस्टेक है, बाय मिस्टेक। सो आप यहाँ से बस इतना रीड कर लेना। यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है, कॉल अस वट यू विल। पोइट कहना चाहता है कि इसे पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, सो ये आप रीड कर सकते हो। सो ये पूरा भी हिंदी में है, सो ये आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो। 35 years आई लिव्ड with my husband, the palm tree is wild today with masses of flowers। सो बढ़ते हैं आगे। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, हर फादर वॉज रिनोन्ड एडवोकेट इन बलसर और सूरत, आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। सो गाइज ये लाइन सोशल सटायर, आयरनी, ये जो है ना पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, सो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो। और आपको अगर इंग्लिश वाला PDF चाहिए, राइट, अगर आपको इंग्लिश वाला PDF चाहिए, सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो। So images consult one another. A consciousness stricken jury and come slowly to a sentence। ये भी हिंदी में लिखा है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। Now answer the of the following questions। Now question number third। अटेम्प्ट अब जो है ना आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सो अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोयम द लास्ट राइड टुगेदर। सो द लास्ट राइड टुगेदर का जो है वो आपको बताना है। So, attempt the critical analysis of the poem The Last Ride Together। So, इसके बारे में आपको बताना है। So, बेसिकली सबसे पहले आप रीड कर लो। जो द लास्ट राइड टुगेदर को आप इस तरीके से समझा सकते हो कि जैसे सबसे पहले ये पोएम की स्टोरी आपको समझ में आना चाहिए। फिर आपको समझाना है कि स्पीकर इसमें एक लड़के की बात कर रहा है जो एक लड़की से जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो लेकिन लड़की उसका प्यार जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद भी जो है ना लड़का गुस्सा या दुखी होकर जो है ना ब्लेम नहीं करता, वो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक आखिरी बार हॉर्स राइड करने दो। सो इसी वजह से जो है ना पोयम का टाइटल है द लास्ट राइड टुगेदर, राइट। सो अब सोचो, ये लास्ट राइड जो है ना सिर्फ घोड़े की सवारी नहीं है, ये लाइफ की जर्नी का सिंबल है। पोएट बताना चाहता है कि ज़िंदगी में हर बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना या होप छोड़ दें। सो यही चीज़ आप रीड कर सकते हो यहाँ से, इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। So yes, now second point, comment on William as a 20th century poet with a special reference to the poems prescribed in your course। So इसके बारे में आप बता सकते हो डायरेक्टली। So पहले आप ये रीड कर लो। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड के सी में आपसे पूछ रहा है कि give an account of Sahid Ali as a poet, also attempt a critical analysis of his poem पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। सो ये आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें साहिद अली वॉज अ कश्मीरी अमेरिकन पोएट नोन फॉर ब्लेंडिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स नॉस्टैल्जिया। सो इसके बारे में आप समझा सकते हो। पहले रीड कर लो, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
सो इस अल्टीमेटली अगर आप उसे बताना चाहो तो जो साहिल अली's वर्स था वो एग्जाम्पलीफाइड कर रहा था पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर इज़ अ मेडिटेशन ऑन मेमोरी लॉस एंड आइडेंटिटी। सो बेसिकली आप ये रीड करके समझ सकते हो, ईजी लैंग्वेज में लिखा है। नाउ राइट अ डिटेल नोट ऑन नॉर्थ ईस्ट पोइट्री एंड इट्स चैलेंजेस। अब आपको जो है पूछ लेगा कि एक डिटेल नोट लिखो ऑन द नॉर्थ ईस्ट पोइट्री और इसके चैलेंजेस के ऊपर। सो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो। Then critically analyze Kotalkar's poem Azamil and the Tigers. सो यहाँ से आप रीड कर सकते हो अजामिल एंड द टाइगर्स के बारे में। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना पेपर होता है ख़त्म। सो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन अलग टाइप से ही पूछ सकते हैं, अलग टॉपिक से ही पूछ सकता है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली आपने ये समझा कि आंसर लिखना कैसे है, बोल बताना कैसे है कि इस प्रकार से लिखना है। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड यस, अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं @अमर कुमार ऑफिशियल 7। आप यूट्यूब पे डालोगे तो मेरा चैनल फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।